हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के हमारे इस चरक चिकित्सा सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16। चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है पांडु रोग चिकित्सा। तो हम लोग चिकित्सा सीरीज में हम लोग सिर्फ चिकित्सा पढ़ते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे चिकित्सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं और इसी में फंस जाते हैं, और मेनली जो फाइनल ईयर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो चिकित्सा के ऊपर आने वाले हैं। और इस चिकित्सा सीरीज से, जिसमें हम लोग सिर्फ चिकित्सा करने वाले हैं, उससे आपका काय चिकित्सा भी साथ साथ में कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थर्ड प्रॉफ से रिलेटेड आपको जितने भी अपडेट्स होंगे उसके लिए मैंने एक एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद का थर्ड प्रॉफ करके चैनल खोला है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो जितने भी थर्ड ईयर प्रोफेशनल से रिलेटेड वीडियो आएंगे तो वहीं पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं पांडु रोग की चिकित्सा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है पांडु में। बेसिकली अगर आप देखो तो वहाँ पे पित्त दोष का प्रधानता रहता है पांडु और कामला में, और वात पित्त दोष जो हम लोग एक हालिमक रोग करके पढ़ेंगे उसमें वात पित्त दोष की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट है पांडु के भेद कितने होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और एक होता है मृतिका भक्षण जन्य पांडु। मृतिका भक्षण से समझ में आ रहा है कि मिट्टी खाने के कारण जो पांडु उत्पन्न होता है उसको हम लोग मृतिका भक्षण जन्य पांडु कहते हैं। तो आचार्य ने पांडु चैप्टर के अंदर कामला का भी वहाँ पे उल्लेख किया है, कामला का भी डिस्कशन किया है, उसके चिकित्सा के बारे में भी बताया है। तो हम लोग पांडु करने के बाद कामला भी साथ साथ करते चलेंगे। तो कामला बेसिकली दो बताए हैं, कोष्ठ आश्रित कामला और शाखा आश्रित कामला, ठीक है। अभी यहाँ से चिकित्सा स्टार्ट होती है। ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र आचार्य चरक ने लास्ट में रखा है, क्योंकि ये दोषों के हिसाब से है। ये क्या है? दोषों के हिसाब से। ये दोषों के हिसाब से चिकित्सा सूत्र उन्होंने दिया है। क्या है ये भी आप याद कर लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। वातिके स्नेह भूयिष्ठम, पैतिके तिक्त शीतलम, श्लेष्मके कटु तिक्त उष्णम, विमिश्रम सन्निपातिके। तो बहुत ही इजी है। वातिके स्नेह भूयिष्ठम यानी कि अगर वातज पांडु है तो उसमें स्नेह प्रधान औषध का प्रयोग करेंगे, उससे चिकित्सा करेंगे। पित्त के तिक्त शीतलम यानी कि अगर पित्तज पांडु है तो वहाँ पे तिक्त रस और शीत वीर्य औषधियों का प्रयोग करेंगे। श्लेष्मिके कटु तिक्त उष्णम यानी कि अगर कफज पांडु है तो कटु तिक्त रस और उष्ण वीर्य वाले औषध का प्रयोग करेंगे। और विमिश्रम सन्निपातिके यानी कि अगर सन्निपातिज वहाँ पे पांडु है तो मिश्रित चिकित्सा करनी है। वातज पित्तज कफज तीनों को मिक्स करके वहाँ पे प्रयोग करना है, ठीक है। ये लास्ट में है लेकिन यहाँ पे मैंने पहले रखा है ताकि दोषों के हिसाब से पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने मृतिका भक्षण जन्य पांडु के लिए क्या बोला है? युक्ति पूर्वक बल और अबल का विचार कर लेना है, रोगी के बल का विचार कर लेना है, और तीक्ष्ण संशोधन करना है। क्या करना है? पहले तीक्ष्ण संशोधन करना है, और तीक्ष्ण संशोधन करने के बाद बल द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत का सेवन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी लास्ट में दिया है आचार्य ने, लेकिन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, और बाकी जो वात पित्त कफत चिकित्सा चलते हैं वो थोड़ा सा आपस में चलते हैं सिमिलर। तो मृतिका भक्षण जन्य में क्या करना है? बल का विचार करना है और तीक्ष्ण संशोधन के द्वारा शोधन कर दो, और उसके बाद शोधन करने के बाद बल्य द्रव्यों से सिद्ध घृत का सेवन करना चाहिए। घृत का नाम भी बता देता हूँ, व्योष आदि घृत। व्योष आदि घृत जो है वो सिर्फ इसके लिए बताया गया है, एक ही घृत का नाम बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी यहाँ से। ये मेन है, ये तुम नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो चलेगा, लेकिन ये वाला जो है वो सबसे मेन है, वो भी पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये मेन है क्योंकि इसमें पांडु और कामला दोनों की चिकित्सा बताई गई है। क्या है? तत्र पांडु आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोम के। तो आचार्य क्या कहते हैं कि पांडु रोगी में पहले स्नेहन करो, उसके बाद तीक्ष्ण संशोधन करो। क्या करो? तीक्ष्ण संशोधन करो। ये तीक्ष्ण वर्ड याद रखना, पांडु में तीक्ष्ण संशोधन करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड आया है ऊर्ध्व अनुलोम के, इससे दोनों ही लेना है।
क्योंकि जब टीका पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें आचार्य ने दोनों लिया है, वमन भी लिया है और विरेचन भी लिया है, ठीक है, वमन और विरेचन। तो जो भी दोषों के अनुसार वहां पे हम लोग तीक्ष्ण वमन और विरेचन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कामला के लिए क्या बोलते हैं कि मृदु भी तिक्त है, कामली तू विरेचने है। अभी कामला में क्या करना है, मृदु विरेचन देना है। हमेशा याद रखना कि पांडु में तीक्ष्ण विरेचन और या फिर तीक्ष्ण संशोधन देना है, और कामला रोगी में मृदु विरेचन देना है, वो भी तिक्त रस के औषध से, ठीक है, तिक्त रस के औषध के द्वारा वहां पे मृदु विरेचन देना है, और संशोधन होने के बाद पथ्य का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे आचार्य ने पांडु का ये फर्स्ट लाइन में बता दिया है, और जो कामला है, कामला व्याधि की चिकित्सा सेकेंड लाइन में बता दी है, ठीक है। पथ्य में क्या लेना है, तो पथ्य में देख लो, पुराना चावल, शाली चावल ले लो, यव ले लो, गोधूम ले लो, मूंग, अरहर, मसूर, इन सभी का युष्य सूप बना के पी लो, या फिर जांगल मांसरस का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला है दोष विशिष्ट भेषजे, यानी कि दोषों के अनुसार जो भी औषध यूज किया जाता है वो यूज करना है। जैसे वात है तो वात शामक औषध यूज करना है, पित्त है तो पित्त शामक औषध यूज करना है, कफ है तो कफ शामक औषध यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आचार्य ने कुछ घृत का वर्णन किया है। कौन कौन से घृत है देखो यहाँ पे, लास्ट में हम लोग वापस से कंपाइल कर दिया है मैंने, वापस से रिवाइज करेंगे सब। तो घृत में उन्होंने पंचगव्य घृत, पंचगव्य घृत, फिर आया है यहाँ पे एक और मेन है कल्याण घृत, कल्याण घृत, और एक और आया है कल्याण घृत के बाद आया है महातिक्त घृत, महातिक्त घृत। ये तीनों नाम तो याद रखना है, पंचगव्य घृत, कल्याण घृत और महातिक्त घृत। इसके अलावा भी बहुत सारे घृत आए हैं, वो कैसे याद करोगे देखो मैं बताता हूँ। एक निमोनिक है द, दा, द्रा, हरिद्रा, ठीक है, हरिद्रा, और कटुपथ्या, कटुपथ्या। ऐसे हमने सारे घृत के नाम याद कर लिए। देखो कैसे, द से हमारे पास क्या है, दंती घृत। दा से हमारे पास दो है, एक तो दाड़िम घृत है और एक दूसरा है दारवी घृत, दारवी घृत। द्रा से हमारे पास है एक द्राक्षा घृत, द्राक्षा आदि घृत। हरिद्रा से हरिद्रा आदि घृत। कटु से कटु काध्या घृत, कटु काध्य घृत। और पथ्या से पथ्या घृत, ठीक है, पथ्या से पथ्या घृत। तो हमने याद कर लिया, अब तुम पढ़ लेना, देखो क्या क्या है। कटुकाद्य घृत है, पथ्या घृत है, दंती घृत है, द्राक्षा घृत है और हरिद्रा घृत है। तो सारे घृत के नाम हमने याद कर लिए। कैसे, द, दा, द्रा, हरिद्रा खत्म, और कटुपथ्या। ऐसे हमने पूरे घृत के नाम याद कर लिए। फिर उन्होंने बताते हैं कि इसके बाद घृत का सेवन करने के बाद, मतलब बेसिकली स्नेहन कर दिया हमने, अभी स्नेहन करने के बाद यहाँ लिखो विरेचन करना है। क्या करना है, वापस से विरेचन करना है। अभी विरेचन के लिए भी द्रव्य लगेंगे ना, तो विरेचन के लिए उन्होंने क्या बोला है, एक तो तुम खाली गोदुग्ध, खाली नॉर्मल गोदुग्ध जिसका कोष्ठ जो है वो बहुत ही मृदु है, वो उसको गोदुग्ध, गाय के दूध से भी विरेचन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो क्या कर दो, गोदुग्ध में तुम गोमूत्र मिला दो, गोदुग्ध में गोमूत्र मिला दो, क्योंकि हमेशा याद रखना पांडु में तीक्ष्ण शोधन करना है, ठीक है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है और वो पित्तज है, पित्तज पांडु है, पित्तज पांडु है, तो तुम क्या करो, सबसे बेस्ट द्रव्य कौन सा माना गया है, तिव्रुत, है ना, निशोद्ध भी बोलते हैं, तिव्रुत या फिर निशोद्ध के चूर्ण में हम लोग करेंगे। और उसको कितना लेना है, तो आधा पल लेना है, निशोद्ध का चूर्ण लेना है, और इसमें शर्करा मिला के दे देना है। शर्करा कितना दोगे, तो एक पल शर्करा दोगे, ठीक है, एक पल शर्करा में आधा पल तिव्रुत चूर्ण मिलाकर दे दोगे, तो वो पित्तज पांडु में विरेचन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, पहले स्नेहन किया, फिर विरेचन कर दिया, सेकंड पॉइंट हमने विरेचन कर दिया। अब आचार्य बोलते हैं कि अगर कफज पांडु रहेगा, कफज पांडु रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, गोमूत्र से भावित हरितकी का प्रयोग करेंगे, या फिर आरग्यवध आदि पेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो गोमूत्र हरितकी यहाँ पे यूज करना है कफज पांडु में, ठीक है।
उसके बाद आचार्य एक फांट बताते हैं, विशाला आदि फांट, इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद बताते हैं कि प्रातः काल में, ये किसके लिए बताया गया है, ये बताया गया है कामला रोगी के लिए। जो फोर्थ पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो बताया गया है कामला रोगी के लिए, कि प्रातः काल में सेवनीय स्वरस कौन सा है। ये जो 4 स्वरस डिस्कस किए गए हैं वो कामला रोगी में प्रातः काल में सेवन कराना चाहिए। अब इसको कैसे याद रखोगे, 3 गेंडे करके और उसको मधु के साथ पिला दो। तो क्या क्या है, 3 से त्रिफला हो गया, जी फॉर गुड़ुची हो गया, एन फॉर निम्ब, और डी फॉर दारू हरिद्रा। उसको मधु के साथ देना है, तीनों में से किसी को भी दे दो। तो कामला रोगी को प्रातः काल में इन 3 गेंडे को मधु के साथ दे देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमने जो भी मेन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद छोटे मोटे चीज़ हैं, देख लो, डिस्कस कर लेते हैं। विभिन्न योगों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, लास्ट में वापस से कंपाइल करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला है मातुलुंग योग, ये बेसिकली शोथ कफ, पांडु में अगर शोथ उत्पन्न होगा, पांडु शोथ नाशक होता है, पांडु शोथ नाशक होता है मातुलुंग योग। फिर आता है स्वर्ण छेद आदि योग, नवायास चूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवायास चूर्ण। ठीक है, नवायास चूर्ण। उसके बाद मंडूर वटक है, स्वर्ण माक्षिक योग है, शिलाजत्तु वटक है, पुनर्नवा मंडूर है, ये सब योग आया हुआ है। फिर लेह में हमारे पास 2 आया हुआ है, दार्व्यादि लेह और धात्रेय अवलेह। ठीक है, अरिष्ट में हमारे पास 3 आए हैं, गौड़ अरिष्ट, बीजक अरिष्ट और धात्री अरिष्ट। ठीक है, पेया में क्या देना है, तो पांडु में लघु पंचमूल सिद्ध पानक देना है, पेया देना है। और कामला में क्या देना है, मुनक्का या फिर आम्लकी सिद्ध पानक देना है। ठीक है, याद रहेगा। और मृतिका भक्षण जन्य पांडु में हमने डिस्कस किया था व्योषाद्य घृत, पहले तीक्ष्ण यहाँ पे संशोधन करना है, फिर उसको घृत का सेवन कराना है। कौन से घृत का, व्योष आद्य घृत का सेवन कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो मृतिका भक्षण से अगर द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो विडंग और घृत को भावित करके मिट्टी का सेवन करना है, विडंग चूर्ण से और घृत से भावित करके मिट्टी का सेवन कराना है। ठीक है, तो हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर ली हैं, बस 2 चीज़ें बाकी है, एक शाखा आश्रित कामला और दूसरा हलीमक। तो आओ जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको भी। शाखा आश्रित कामला में आचार्य ने सिर्फ एक जो लक्षण है ना वो बहुत ही पर्टिकुलर बताया है। क्या बताया है, तिल पिष्ट निभम वर्चः यस्तु वर्चः। यानी कि देखो, शाखा आश्रित कामला में तुम देखोगे इसकी संप्राप्ति ना क्या होता है कि श्लेष्मा यानी कि कफ के द्वारा वात का अवरोध होता है, वात के मार्ग का अवरोध होता है। तो वो क्या करता है, पित्त को क्या करता है, बढ़े हुए पित्त को वो शाखा की तरफ फेंक देता है, शाखा की तरफ फेंक देता है। ठीक है, और क्या हुआ, शाखा की तरफ फेंक देगा तो जो भी नेत्र हैं, जो शाखा में है, नेत्र है, त्वचा है, नेत्र है, त्वचा है, मूत्र वगैरह है, ये सब तो येलोइश रहेंगे क्योंकि वहां पे पित्त है। लेकिन हमारा जो स्टूल है, पुरीश है, वो पित्त वर्ण का नहीं निकलेगा। प्राकृत वर्ण तो उसका मतलब येलोइश टाइप का होता है ना, वो नहीं निकलेगा। ये कैसे रहेगा, तिल पिष्ट निभम, यानी कि थोड़ा सा वाइटिश कलर में वो जाएगा। ठीक है, वाइटिश कलर में जाएगा क्योंकि वहां पे पित्त एब्सेंट है कोष्ठ में। तो पित्त एब्सेंट कोष्ठ में होने के कारण वहां पे वर्च यानी कि जो स्टूल का प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, तिल पिष्ट निभम होता है। तो इसकी चिकित्सा भी वैसी ही है। क्या करोगे, सबसे पहले कफ को हटाओगे ना, क्योंकि वात का जब तक अवरोध खत्म नहीं होगा तब तक वो पित्त वापस नहीं आ सकता। वात क्या करेगा, उसको फेंकते रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा है कि पहले तो यहाँ पे श्लेष्मा के द्वारा पित्त मार्ग अवरोध होने से कामला रोगी तिल पिष्ट निभम के समान मल का त्याग करता है। और इसमें क्या करना है, कफहर औषध और कर्म करना है। तो ये कफहर चिकित्सा कब तक करना है वो भी आचार्य ने बताया। देखो कि तीक्ष्ण गुण, कटु लवण, अम्ल रस, उष्ण वीर्य युक्त द्रव्यों के द्वारा तब तक चिकित्सा करे जब तक कि जो पित्त है वो स्वस्थान में जाकर मल को रंजन कर्म करना ना लगे। मतलब जब तक वो मल को यानी कि स्टूल को पीला ना कर दे, पीत वर्ण का ना कर दे, वात का शमन हो जाए और उपद्रव की शांति हो जाए, तब तक हम लोग कफहर चिकित्सा ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पथ्य बताया उन्होंने कि रुक्ष अम्ल कटु रस के द्वारा सिद्ध मोर, तीतर, मुर्गे का मांस रस दे सकते हो।
फिर शुष्क मूली के युष का सेवन करा सकते हैं, कुलथ युष का सेवन करा सकते हैं, और मातुलुंग स्वरस में मधु पिपली मरीच मिलाकर के दे सकते हैं। ये किसके लिए है? शाखा आश्रित कामला के लिए है। ठीक है, समझा? कब तक चिकित्सा करनी है? कफहर चिकित्सा जब तक कि जो पित्त है वो स्वस्थान में ना आ जाए, कोष्ठ में आके मल का रंजन ना करने लगे, वात का शमन हो जाए और उपद्रव का शांति हो जाए, तब तक हम लोग कफहर चिकित्सा ही करेंगे। ठीक है। लास्ट है हमारे पास हलीमक दोष। हलीमक जो कामला है, हलीमक कामला का प्रकार है। बेसिकली क्रॉनिक जब कामला जो है वो क्रॉनिक हो जाता है, शाखा आश्रित कामला जब क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है तब हम लोग उसको हलीमक कहते हैं। तो इसमें दोष कौन से हैं? पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि दोष इसमें वात पित्तज हैं। ठीक है। हलीमक के थोड़ा सा मैं तुमको लक्षण बताता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं आचार्य? हलीमक कैसा होता है? ये हरित होता है। कैसा होता है? हरित श्याव, हरित श्याव या फिर पीत वर्ण का, हरित श्याव या फिर पीत वर्ण का रोगी होता है। ठीक है। इसमें बल का क्षय हो जाता है, बल का और उत्साह, बल का और उत्साह का क्षय हो जाता है। तंद्रा मिलेगा, कफ के लक्षण मिलेंगे, तंद्रा मिलेगा। मृदु ज्वर, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, मृदु ज्वर, मृदु ज्वर बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। और मैथुन कर्म में अनिच्छा होती है, मैथुन करने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण थे जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। तो बॉडी का वर्ण तुम्हारा हरित वर्ण, श्याव या पित्त वर्ण का, बल उत्साह में वहाँ पे क्षय हो जाएगा, तंद्रा रहेगा, और मृदु ज्वर, और यहाँ पे मैथुन की इच्छा नहीं रहेगी। ठीक है। तो इसकी चिकित्सा कैसे करनी है? तो सबसे पहले करना है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले करना है स्नेहन। सबसे पहले क्या करना है? स्नेहन। स्नेहन, स्नेहन के लिए क्या यूज किया यहाँ पे आचार्य ने? तो स्नेहन के लिए गुडुचि स्वरस में माहिष दूध से सिद्ध घृत का पान करो और मधुर द्रव्यों से सिद्ध घृत पान करना है। तो इससे हो जाएगा बॉडी का स्नेहन। स्नेहन करने के बाद करना है विरेचन। विरेचन कैसे करोगे? तो तिव्रुत चूर्ण, तिव्रुत चूर्ण ले लो और उसमें क्या मिला दो? आम्ल की स्वरस मिला दो। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, आ लिख रहा हूँ और स्व लिख रहा हूँ, आम्ल की स्वरस मिला दो। ठीक है। अभी विरेचन करने के बाद उसको आहार द्रव्य क्या दोगे? वात पित्तहर मधुर अन्नपान कराओगे। ठीक है। औषध द्रव्य में क्या दोगे? तो द्राक्षा अवलेह दे दो और अभ्या अवलेह दे दो। अभ्या अवलेह को हम लोग अगस्त्य हरितकी भी बोलते हैं। ये क्या है? रसायन है, रसायन की तरह हम लोग यूज करते हैं, बल्ले होता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें बस्ती भी देना है। तो बस्ती भी स्पेसिफिक आई है, यापन बस्ती देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन आते हैं कि हलीमक में कौन सी बस्ती देते हैं। यापन बस्ती दे सकते हैं, क्षीर बस्ती दे सकते हैं, और अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में मृद्युका अरिष्ट, अरिष्ट में क्या दे सकते हो? मृद्युका अरिष्ट दे सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास हलीमक की चिकित्सा। आओ जो भी कल्प है पांडु में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला हमने देखो, सबसे पहले तो हमने देखा जो घृत यूज करते हैं, दा, द्रा, हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा और कटु पथ्या। क्या क्या था? द से हमारे पास था दंती, दा से हमारे पास दो था, दाड़िम घृत और दारवी घृत, जो कि यहाँ पे नहीं है। फिर वहाँ पे हमने क्या था? द, दा, द्रा, द्रा फॉर द्राक्षा घृत, और हरिद्रा से हरिद्रा आदि घृत। ठीक है। कटु से कटुकाद्य घृत, और पथ्या से हमारे पास पथ्या घृत। तो ये घृत याद हो गए। ठीक है। उसके बाद कुछ योग आए हुए हैं, देखो। पहला है नवायास से चूर्ण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ देना है? मधु सर्पी के साथ देना है। फिर मंडूर वटक, जिसका साइज एक उदुम्बर के समान बताया गया है, और तक्र के साथ देना है। फिर स्वर्ण माक्षिक आदि योग या फिर ताप्य आदि चूर्ण आया हुआ है। योगराज रसायन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योगराज रसायन का वर्णन पांडु में आया हुआ है, जो कि उदुम्बर के समान देना है मात्रा। फिर शिलाजत्तु वटक, एक अक्ष की मात्रा वहां पे देना है। फिर पुनर्नवा मंडूर, जिसका साइज कोल समान बताया गया है, और ये भी तक्र के साथ देना है। दारव्यादि लेह आया था, हमने देखा था, ये भी मधु सर्पे के साथ। फिर गुड़ छौद्र अभ्या आया था, गोमूत्र हरितकी आया था। फिर धात्री अवलेह एक पानी तल की मात्रा में,
मंडूर वटक ये 1 कर्ष की मात्रा में। फिर व्योषाद्य घृत आया था हमारे पास मृतिका भक्षण जन्य पांडु में। फिर अरिष्ट में हमने 3 अरिष्ट देखे थे, गौड़ अरिष्ट, बीजक अरिष्ट और धात्री अरिष्ट। तो ये हमने जो है वो अपने पांडु रोग और कामला रोग की चिकित्सा कर ली। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।